Hello students, this is Monica Agrawal, lecturer in commerce from GGSSS हिसार। तो आज हम करेंगे अपना 12th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। आज हम बात करेंगे प्लानिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में। जैसा हमारा चेंजिंग एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट डे बाय डे बदलता जा रहा है और इतने चेंजेस हैं कि वो बिल्कुल ही अनसर्टेन है, हम उनको प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो जाती है और साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका साइज भी बहुत बड़ा होता जा रहा है ना। जितना साइज बड़ा होगा उतनी कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ जाती है, मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। तो उनको सॉल्व करने का क्या तरीका है? उनको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि अगर हम उनको कम कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं हम उनको कम? प्लानिंग की। तो उसके लिए जरूरी है कि अगर हम बिजनेस को सक्सेस करना चाहते हैं, क्योंकि प्लानिंग जो है वो बिजनेस के सभी लेवल्स पे हो रही है, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे वो लोअर लेवल है, सभी पे हो रही है। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही बढ़ जाती है। तो चलिए, पहला पॉइंट जो हम इसमें करने जा रहे हैं वो हमारा क्या कहता है? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग हमें क्या बताता है? एक दिशा देता है ना। हमें ये बता रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, हम कंपनी जो है वो बिजनेस कौन सा कर रहे हैं। आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप क्या बिना सोचे समझे घर से निकल जाते हो? आपका मन है आउटिंग करने का तो आप क्या ऐसे ही निकल जाते हो? तो किस रास्ते पे जाओगे? सोचते हो ना कि अगर आपका मन आउटिंग करने का है तो आप ये सोचते हो कि मुझे कहाँ रिलैक्स मिलेगा, मुझे कहाँ जाना चाहिए, कितने टाइम में मैं कहाँ पहुंच सकता हूँ, मेरे पास कितना टाइम है ना। ऐसा सोचते हो आप। तो बिजनेस भी सेम वैसा ही होता है। अब बिजनेस के लिए क्या है कि हम सोच रहे हैं कि बिजनेस में इतने जो यूनिट्स हैं वो प्रोडक्शन करने हैं, हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो हम क्या करें? ठीक है, तो प्लानिंग जो है वो हमें एक दिशा प्रदान करता है। प्लानिंग हमें काम करने का एक तरीका देता है कि भाई ठीक है, अगर आप ये अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, इतना मटेरियल होना चाहिए, आपको उसके लिए सेल करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए पर्सनल देने पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा कौन सा आ जाता है? प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। अब मैंने आपको बताया था कि हालांकि हम अनसर्टेनिटीज को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सोचे ना कि उनको खत्म कर देंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे इसीलिए हम लिख रहे हैं कि इसको रिड्यूस कर सकता है। अब हम सोच के चलते हैं, हम पहले से आइडिया लगा लेते हैं ना। अब देखिए, आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, किस लिए? अच्छा पढ़ते हैं, आप काम अच्छा करना चाहते हैं, किस लिए? हर चीज के पीछे आप एक सोच के चलते हैं कि भाई हाँ, अगर हम शरीर हमारा बॉडी ठीक रहेगी तो हमारे को बीमारियों से लड़ने की ताकत आएगी। तो ऐसे ही जो बिजनेस होता है, बिजनेस में भी क्या है कि अनसर्टेनिटीज है, हम पहले से उनको प्रोडिक्ट कर लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि भाई अगर कल को सेल हमारी डाउन होगी, कल को किसी कारण माल ना बिका, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? पहले से प्लानिंग कर लेते हैं। हम इस हिसाब से चलेंगे कि भाई ठीक है, हमारा माल इतना कम से कम अगर हम बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। अब मान लीजिए कि आपने अपना सोचा था टारगेट कि आप 10,000 यूनिट्स जो थे वो बनाना चाह रहे थे। ठीक है, अब आप इतनी यूनिट्स बनाना चाह रहे हो तो आपकी जो कॉस्ट आ रही है उस पे वो आ रही है आपकी 10 लाख रुपए। अब आप ये तो सोचोगे ना कि ये 10 लाख रुपए आपके कवर अप होने चाहिए, डूबने नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप अपना इस ढंग से काम करोगे कि आपके ये रुपए जो है वो ना डूबे। ठीक है, तो प्लानिंग हमारी उसमें हेल्प कर देता है, क्योंकि वो पहले से ही हमारा सारा का सारा सोच के हम चलते हैं कि अगर ऐसे होगा तो फिर हम उसको ऐसे कर पाएंगे। थर्ड चीज क्या है? प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अब देखिए, प्लानिंग ने क्या किया कि हमें पहले से बता दिया, हमने उसमें अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके हमने उसको डिपार्टमेंट वाइज बांट दिया। हमने कहा कि परचेज वालों तुम्हें ये काम करना है, सेल वालों तुम्हें ये वाला काम करना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है जो आपको
ये काम करना है। तो अब क्योंकि हर एक पर्सन का जो काम है वो बट गया है ना, जब काम बट गया, आपको पता है कि आपको कितना काम करना है, तो काम की क्या एक दूसरे की रेपिटेशन हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि हर एक को पता है कि भाई ए है, मान लीजिए कि यहाँ पे ए को है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, आपने काम दे दिया, आप उसको उसके रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। तो एक तो एक्टिविटीज भी गलत नहीं होगी, वेस्ट नहीं होगा मटेरियल, ठीक है, और दूसरा उनकी ओवरलैपिंग भी नहीं होती है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अब प्लानिंग किस चीज को प्रमोट करता है? प्लानिंग नए नए आइडियाज को प्रमोट करता है। अब भाई प्लानिंग नए नए आइडियाज कैसे निकालता है? देखो, हमने प्रोसेस किया था, तो प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था कि हम अल्टरनेट ढूंढते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो हम एक्सपेंड करें। जब हम चाह रहे हैं कि हमारा बिजनेस एक्सपेंड हो, ठीक है, तो अब हम उसके लिए फिर क्या करेंगे? हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस एक्सपेंड हो, बढ़ाना चाहते हैं। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम यहाँ पे कार बना रहे हैं, 10,000 कारें हमारा टारगेट था बनाना। अब हमने सोचा कि हमने अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन थे उसके कि भाई हम कार ही और बना दें, ठीक है, कार को 12,000 बना लें, या फिर हम क्या करें, लार्ज लग्जरी कारें बना लें, है ना, वो भी बना सकते हैं। हमारा उतना बजट नहीं है तो हम स्कूटर्स बना सकते हैं। हमारा क्या कर सकते हैं, हम उसकी ब्रांचेस खोल सकते हैं, है ना। कितने सारे ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं। तो अब जब हम प्लानिंग कर रहे हैं, मैनेजर इनको देखेगा कि भाई जो प्लानिंग करने वाला है वो उसको देखेगा ना कि एक अल्टरनेट को हमने ऐसे करना है, अब इसका ऐसा भी हो सकता है, और फिर ऐसे नहीं हम सिलेक्ट करते, हर ऑप्शन को हम इवेल्युएट करते हैं। यही किया था ना हमने कि हर ऑप्शन हम इवेल्युएट करेंगे, किसमें हमें फायदा रहेगा, किसके नुकसान है, किसके फायदे हैं, तो जिसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा वही हम ऑप्शन चूज करते थे। तो यहाँ पे अब क्या है कि जब आप एक बार ऐसे काम करने लग जाते हैं तो आपके दिमाग में जब भी कोई और सिचुएशन आती है ना, आपके दिमाग में अल्टरनेट्स आने लग जाते हैं, फिर आप और सोचना शुरू हो जाते हो, आप क्रिएटिव माइंड हो जाते हो। तो यहाँ पे इसलिए प्लानिंग किसको प्रमोट करता है? इनोवेटिव आइडियाज को। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग को कैसे हेल्प कर रहा है वो? जैसे अभी कि यहाँ पे हमारे अल्टरनेट्स थे, इन अल्टरनेट्स में से कौन सा बेटर अल्टरनेट है, हमें एक को चूज करके और फिर हम आगे उसके लिए प्लानिंग पे चले हैं, है ना। तो जो हमने एक चूज किया वो हमारी क्या बन गई? डिसीजन मेकिंग बन गई। तो ये किसको प्रमोट कर रहा है? डिसीजन मेकिंग को। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ये कंट्रोलिंग के भी स्टैंडर्ड फिक्स करता है। कैसे? जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, आपने 10,000 यूनिट्स का सोचा कि आप 10,000 यूनिट्स बनाओगे, तो उस वक्त आपने ये भी तो सोचा होगा ना, आपने उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करी, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में आपने क्या किया? काम को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आपने डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया। अब डिवीजन ऑफ जब वर्क आपने किया, आपने डिपार्टमेंट्स बनाए, आप उसमें पर्सनल सोचोगे, भर्तियां करोगे। अब वो पर्सनल आप इस स्टेज पे रखोगे कि मान लो कि अगर एक पर्सन ए है, वो कितनी यूनिट्स बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि 10 यूनिट्स वो बना सकता है। तो अगर एक आदमी 10 यूनिट बनाएगा तो 10,000 यूनिट बनाने के लिए हमें कम से कम कितने लोग चाहिए? हमें कम से कम 1000 लोग चाहिए। तो हम 1000 लोगों को रख लेते हैं। तो कहां से डिसाइड हुआ ये चीज? स्टैंडर्ड किसने फिक्स किए? प्लानिंग ने, क्योंकि हम वही प्लानिंग कर रहे थे। अब फिर वो कंट्रोलिंग के लिए क्या हो गया? जब हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया कि हम मान के चल रहे हैं कि एक आदमी 10 यूनिट बना सकता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब हो सकता है कि वो एक्चुअल में कम बना ले, जरूरी थोड़े ना इतना बनाएगा। तो अगर उसने 9 यूनिट बनाए, अब 1 यूनिट उसने कम बनाई है, तो ये हमारा क्या चीज हो गई? हमारा रिड्यूस हो गया, है ना। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे डिवाइशंस आ गए, कहाँ कमी रह गई, अब हमें उनको चेकआउट करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग
ऑल्सो। तो देखा आपने कि कैसे एक बिजनेस को चलाने के लिए जो प्लानिंग है वो कितना हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आता है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। क्योंकि देखिए कोई भी जो चीज होती है वो 100% परफेक्ट कभी भी नहीं होती। हम खुद को कहें क्या हम 100% परफेक्ट हैं, हमें हर कुछ सही है, ऐसा नहीं होता। हर चीज में कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, अब इसका लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो सबसे फर्स्ट लिमिटेशन हमारी क्या है, प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब बनता है, इसका मतलब है कि एक किस्म से इनफ्लेक्सिबल, एक तो होता है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल जिसमें आप जब चाहो चेंज कर सकते हो, एक होता है इनफ्लेक्सिबल। तो यहाँ पे जो प्लानिंग है वो रिजिडिटी क्रिएट कर देती है, आप इसमें जल्दी से चेंजेस नहीं कर सकते। क्यों? उसके दो रीजंस होते हैं। यहाँ पे दो टाइप की हमारी फोर्सेस होती हैं, एक होती है इंटरनल और एक होते हैं हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस। अब इंटरनल फोर्सेस हमारी क्या चीज हो जाती है, अब जैसे कंपनी के मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं, पॉलिसीज है ना, ये हमारे क्या है, इंटरनल फोर्सेस है। अब कंपनी का हमने एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिया, अभी हमने पीछे किया था क्या कि 10,000 यूनिट्स एक कंपनी बना रही है। अब आपको 1 साल बाद लगता है या 4 महीने बाद आपको लगने लगा कि नहीं 10,000 यूनिट्स तो बहुत ज्यादा है। तो क्या उसके अकॉर्डिंग आपने पूरा बिजनेस सेटअप किया हुआ है, क्या ये चेंज करना आसान है कि उन 10,000 को कम कर लिया जाए? क्या ये चेंज करना भी आसान है कि उसको हम 10,000 को बढ़ा के कि मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो हम उसको 12,000 यूनिट कर दें? नहीं, एकदम से इतना पॉसिबल नहीं होता। छोटे छोटे जो चेंज होते हैं वो आप कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़े वाला जो चेंज करना होता है ना, वो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता। अब एक्सटर्नल क्या है यहाँ पे फोर्सेस, यहाँ पे जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज है। अब गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज बना दी है, अब आपको क्या पता कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाने वाली है ना, आपका उस पर कंट्रोल है नहीं है। फ्लड आ जाती है बाय चांस, क्या फ्लड का पहले से डिसाइड है? अर्थक्वेक आ गया, क्या आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि कितना बड़ा अर्थक्वेक आएगा, आप उसका नुकसान होने से बचा लो, नहीं बचा लो, कुछ नहीं कह सकते, नहीं बचा सकते ना। अब जैसे कि देखिए कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोरोना आ गया, क्या हमें पता था पहले से कि इतनी बड़ी हमारे ऊपर प्रॉब्लम आने वाली है? नहीं पता था। ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इनको नहीं चेंज कर सकते। तो अब एकदम से ये चीजें आ जाती हैं और तो हम एकदम से चेंज करें उनको, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या हमारी इसकी क्या है, प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी, ये एक किस्म से इनफ्लेक्सिबल हो जाती है। दूसरा फिर क्या आ जाता है, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट तो चेंज होता रहता है ना, एनवायरमेंट तो बदलता रहता है, आज कुछ है कल कुछ और है, आज किसी चीज की डिमांड है कल किसी और चीज की डिमांड हो जाएगी, है ना। अब उसमें फिर आप क्या करोगे, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा था कि जो गवर्नमेंट है अब वो बहुत ज्यादा का ज्यादा एक्सपोर्ट खोलने वाली है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि वे एक्सपोर्ट खोलेगी, हमें बहुत फायदा होने वाला है। आपने क्या किया, अपना बिजनेस सेटअप कर लिया। अब लेकिन जब बिजनेस सेटअप हो गया, हम सोच रहे थे कि गवर्नमेंट ऐसा करेगी, लेकिन नहीं। अब क्या हुआ, कोरोना आ गया, एक्सपोर्ट जो चल रहा था गवर्नमेंट ने वो भी बंद कर दिया। तो फिर अब उसमें क्या हुआ, आपने तो अपना नया बिजनेस सेटअप किया था ना, अब वो तो आपका बंद हो गया, आपको तो बहुत सारा नुकसान करना हो गया। तो सारी की सारी, अब आप वहां पे क्या आपकी प्लानिंग ने वर्क किया? क्या आपने पहले ऐसा सोचा था अपना बिजनेस सेटअप करते हुए कि अगर हमारे साथ ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे? नहीं सोचा था, कोई भी नहीं सोच सकता उस चीज को, तो है ना। तो यहाँ पे क्या है कि प्लानिंग डज नॉट वर्क इन ए डायनामिक एनवायरमेंट, की जो प्लानिंग है आप माइनर से चेंजेस कर सकते हो, छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हो, लेकिन एकदम से चेंजेस करना नॉट पॉसिबल। इसी तरीके से अगर कोई माल आपको सस्ता मिल रहा है, एकदम से आपके पास कोई इमरजेंसीज आ गई, कंटिजेंसीज हो गई हैं, आप उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप कब कर सकते हो, आप अगर पहले से, अगर फ्यूचर तो अनसर्टेन है,
आपका निकल गया, हो सकता है कि जो आपने प्लानिंग करी है हो सकता है सही भी हो जाए और हो सकता है वो गलत भी हो जाए। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होती है, कुछ नया करना। अब ये कम कैसे कर देता है नया करने से, क्योंकि यहाँ पे आपने पहले डिसाइड कर दिया है कि ऐसा होगा ऐसा होगा। जब सब कुछ आपने डिसाइड कर रखा है तो जो वर्कर्स हैं हमारे, तो वो वर्कर्स कैसे सोचेंगे, कैसे देखेंगे, क्या करेंगे? वो सोचते हैं ठीक है जो चल रहा है ना उसको चलने दो, हम तो कुछ नहीं बोलते, वो ऐसा सोच लेते हैं। तो फिर यहाँ पे जो हमारी क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाती है। अगर कोई हो सकता है कि जो वर्कर्स में भी है वो कुछ अच्छा करना चाहता हो, वो इनिशिएट नहीं लेता, तो वहां पे क्रिएटिविटी भी खत्म हो जाती है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, बहुत ज्यादा लागत आती है, बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी हमने इससे पहले किया था, इसका प्रोसेस किया था ना, प्रोसेस में कम से कम आपके कितने पॉइंट से, आई थिंक 7 पॉइंट्स हो गए, कम से कम 7 स्टेप्स आपको चलना पड़ा था। ऑब्जेक्टिव डिसाइड आपने किए, फिर आपने क्या किया, प्रीमाइसेस देखे, अल्टरनेट्स को आइडेंटिफाई किया, फिर आपने उनको इवैल्यूएट किया, फिर आपने क्या किया, फिर आपने उसमें उनको सेलेक्ट किया, इंप्लीमेंट किया और फिर आपने फॉलो अप किया। कहने में तो 7 काम थे, लेकिन टाइम कितना लगा, कितने सारे लोग उस पर लगे, है ना, एक बहुत लंबा उसमें वो लगा, तो उसमें लागत भी कितनी ज्यादा आ जाती है, बहुत ज्यादा आ गई। और उसी के साथ साथ कॉस्ट भी ज्यादा आ गई है। और प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑल्सो, क्योंकि आपने अभी मैंने बताया कि जो 7 पॉइंट हमने किए थे, कहने में 7 है, कहने में 1 मिनट भी नहीं लगता, लेकिन करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये एक हमारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता है। एंड द लास्ट इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। आप ये मत सोचिए कि आपने प्लानिंग कर ली तो 100% आप सक्सेस है ही है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, उसको आप सर्टेन नहीं कर सकते। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि ऐसा होगा। अगर आपकी प्रेडिक्शन सही हो गई तो आप सक्सेस हो गए, लेकिन अगर आपकी प्रेडिक्शन सक्सेस नहीं हुई तो फिर आप सक्सेस नहीं हुए। तो यहाँ पे प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि 100% गारंटी है, हाँ, लेकिन फिर भी काम को सोच समझ के हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थी हमारी इसकी क्या है, लिमिटेशंस हैं। लेकिन कुछ कमियां होते हुए भी हम इसको क्या करते हैं कि प्लानिंग जो है वो हमारा एक प्राइमरी फंक्शन है, हमें उसे बहुत कुछ करना पड़ता है और एक हमारी लाइफ का एज वेल एज बिजनेस का जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान क्या है हमारे, कि हम जो हमारी प्लानिंग है उसमें हम प्लान्स बनाते हैं, कितने तरीके के होते हैं, क्या उनके नाम है, अब हम उस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो है हमारे पास वो कौन सा है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं ना, इस टॉपिक में हम बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। क्या है अब तक तो शायद आपको याद भी हो गया होगा। ऑब्जेक्टिव्स एक कंपनी के वो अंतिम बिंदु हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए संस्था काम करती है। लेकिन आपको पता है, अब हम एक थोड़ा सा इसके हटके भी टॉपिक करेंगे इसमें साथ में। जैसे अक्सर 2-3 वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उसमें अक्सर हम क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखिए, एक वर्ड होता है पर्पस, है ना, हम मानते हैं कि पर्पस भी उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव भी उद्देश्य है ना, सारी चीजें होती हैं। एक होता है गोल, इसको भी हमने मान लिया, ठीक है। एक तीसरा कौन सा हो गया हमारा, ऑब्जेक्टिव, ये भी हमारी एक ही बात हो गई। गोल्स भी बोल देते हैं हम, इसको क्या बोल देते हैं, हमारे मिशन भी बोल सकते हैं। तो मतलब हम इनको एक जैसा मानते हैं, लेकिन ये एक जैसे नहीं होते, इनमें फर्क होता है, लेकिन कितना कितना सा, जरा जरा सा फर्क होता है। तो चलिए आज हम साथ में इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले हमारी बात आती है पर्पस की। पर्पस क्या चीज है कि एक संस्था जिसके लिए काम कर रही है। अब मान लीजिए कि आपका स्कूल है, स्कूल का मेन काम क्या होता है, टू प्रोवाइड एजुकेशन। हर स्कूल ये करता है, इसमें कोई अलग बात नहीं है ना, कोई भी स्कूल हो, क्या काम है उसका, टू प्रोवाइड एजुकेशन। हर एक संस्था किस लिए बनती है, वो प्रॉफिट अर्न करना चाहती
है ना, यही होता है ना। तो पर्पस हमारा यहाँ पे अब क्या बन गया, जो कि सभी के लिए एक किस्म से हमारा कॉमन होता है। ऑल फॉर्म्स जितनी भी होती हैं वो सभी के लिए हमारा क्या होता है, यहाँ पे कॉमन होता है, ठीक है। लेकिन जो गोल और मिशन है, अब एक जैसी संस्था है, हमें कैसे पता चलेगा कि उसका गोल क्या है। जिस चीज के कारण वो दूसरी से अलग हो रही है वो हमारा क्या कहलाता है, गोल। जैसे कि देखो यहाँ पे हमारा एक स्कूल था, है ना, स्कूल का हमारा प्रॉफिट अर्न करना था, मोटिव प्रॉफिट अर्न करा हमने, ठीक है। अब स्कूल में अलग से वो गोल क्या है कि वो यहाँ पे आर्ट्स भी है उसमें, प्लस उसमें कॉमर्स भी है, प्लस उसमें साइंस भी है, ठीक है। अब एक स्कूल ऐसा हो सकता है जिसमें सिर्फ आर्ट्स हो, एक स्कूल ऐसा हो सकता है जिसमें कॉमर्स हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इस चीज से अलग अलग कैटेगराइज हो रहे हैं हमारे, ठीक है। तो वो हमारा क्या बन गया, गोल बन गया। लेकिन अब इसी तरीके से अगर हम बिजनेस के लिए चलते हैं तो बिजनेस में हमारा क्या चीज होता है, प्रॉफिट अर्न करना, है ना, टू अर्न प्रॉफिट। यहाँ पे सॉरी हमारा जो है प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या है, एजुकेशन। यहाँ पे प्रोवाइड एजुकेशन है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट अर्न करना हर एक बिजनेस का, दैट इज पर्पस, जो कॉमन पर्पस है सभी के लिए। लेकिन अब वो बिजनेस जो है वो कैटेगराइज हो रहा है कहाँ से, अगर वो टीवी बना रहा है, कोई टीवी बनाता है, कोई स्कूटर बनाता है, कोई कार बनाता है, कोई फर्नीचर बनाता है, तो सारे बिजनेस अलग अलग है ना। वो हमारा क्या हो गया, अलग गोल हो गया। थर्ड चीज अब क्या चीज आती है, यहाँ पे एक संस्था दूसरी से अलग हो गई गोल के थ्रू, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव क्या है उनका, अब वो ये कहती है कि ये 10,000 यूनिट बनाएगा, दूसरा बिजनेस कहता है हम 12,000 यूनिट्स बनाएंगे इस चीज के। तो वो हमारा क्या चीज है, ऑब्जेक्टिव है। और स्कूल का अगर हम लेते तो वहां पे क्या है, वो कहते हैं हमारे पास 500 स्टूडेंट्स होने चाहिए या हमारे पास 600 स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो वो हमारा क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था, वो स्कूल का ऑब्जेक्टिव था। और ये हमारे पास यहाँ पे किस चीज का ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस का, ठीक है। तो समझ आ गया आपको कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या होते हैं। लेकिन जब भी एक फर्म जो होती है वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है तो वो क्या होने चाहिए, उसमें कुछ फीचर्स होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, इट शुड बी क्लियर। सबसे पहली बात, वो जो ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों ने डिसाइड किए हैं वो हमारे क्या है, वो क्लियर होने चाहिए, हर एक को समझ में आने चाहिए, ठीक है ना। और उसमें क्या है, वो अचीवेबल भी होने चाहिए कि आप उनको प्राप्त कर सके। ऐसे हाई फाई आप ऑब्जेक्टिव्स ना रख लें कि जिनको आप अचीव ही नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी गलत बात है ना। तो बिजनेस अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहला काम अब हमारा क्या हो गया है, ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना। तो सेकंड हमारा आता है स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी हमारी क्या चीज है, स्ट्रेटेजी हमारी होती है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, है ना। देखिए जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं हम उनको ध्यान में रख के बनाते हैं ये। अब हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे कॉम्पिटिटर ये कर रहे हैं तो अब हमें किस तरीके से मूव ऑन करना है। अब देखिए कोई भी कंपनी है वो ये कहती है कि मान लो कि आप फ्रिज ले जाओ, ठीक है। अगर आप फ्रिज लेके जा रहे हो, है ना, और या वो ये कहते हैं कि अगर आपका कम से कम जो फ्रिज का प्राइस है अगर वो 50,000 रुपए का होगा तो उसके साथ आपको 1,000 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, ठीक है। अब दूसरी जो कंपनी है वो ये सोचेगी ना कि भाई अगर एक कंपनी मेरे को 1,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर दे रही है तो लोग उनका प्रेफर करेंगे। तो दूसरी कंपनी को भी ध्यान में रख के क्या बनाना पड़ेगा कि वो भी कुछ ना कुछ उसमें गिफ्ट वगैरह दे, उनको साथ में ध्यान में रखे। और इसके लिए वो क्या करते हैं, एनवायरमेंट का जो है ना वो क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्वॉट की फुल फॉर्म जानते हो क्या होती है, स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। देखिए कोई भी बिजनेस होगा उसकी कुछ ताकत होती है।
अपने आप में वो स्ट्रोंग होता है, कुछ ना कुछ हर एक में बेस्ट होता है। हम भी हैं तो हमारे अंदर भी कुछ लोगों से हटके हमारे अंदर कुछ बेस्ट होगा, कुछ हमारी ताकत होती है, वीकनेस, कुछ हमारी कमजोरियां भी होती हैं, जैसे हम किन्हीं चीजों से डरते हैं कि भाई नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे, हमें ऐसा डर लगता है। तो बिजनेस की भी कहीं ना कहीं कोई कमजोरी हो सकती है। अपॉर्चुनिटीज, हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है, बिजनेस के सामने भी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, है ना। कि कई बार एक बार आपने अगर माल आप देखते जा रहे हैं कि कब आपको माल सस्ता मिल सकता है, किसी टाइम आपको ऐसा हो सकता है कि आपने प्लानिंग कर रखी है और वो सक्सेस हो गई, तो आपको अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। लेकिन कुछ आपके लिए डर की बातें भी होती हैं जिन्हें आप थ्रेट्स कहते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आपको क्या बनानी पड़ती है, स्ट्रेटेजी। लेकिन यहाँ पे जो बात आती है ना, जो स्ट्रेटेजी होती है फिर वो आपकी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी है वो दो टाइप? एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी, जो बाहरी तत्वों को देख के बनाई जाती है। जैसे अभी मैंने बताया कि जो कॉम्पिटिटर्स को आपने देखकर बनाई है वो आपकी कौन सी है, एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी। लेकिन जो इंटरनल स्ट्रेटेजी है, इंटरनल स्ट्रेटेजी क्या, कि जो कंपनी के अंदर हो रही है। अब कंपनी के अंदर कैसे हो रही है, आप कंपनी में मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, आप ऑटोमेटिक मशीन लगाना चाहते हैं। अब आप ऑटोमेटिक मशीन लगाओगे तो जो काम हाथ से होता था, जो 10 लोग काम करते थे, हो सकता है मशीन के कारण एक करे, है ना। तो अब एक करेगा तो 9 लोगों को आपको हटाना पड़ेगा। तो अब वो 9 लोगों को जब आप हटाओगे तो वो विरोध करेंगे इस चीज का कि भाई हमें क्यों हटाया जा रहा है। तो हमें उसके बारे में पहले से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि अगर वो विरोध करते हैं तो हमें उनको क्या कहना है, हमें उन्हें कैसे तसल्ली देनी है। तो वो हमारी क्या हो जाती है, इंटरनल स्ट्रेटेजी। तो समझ आ गया आप लोगों को कि स्ट्रेटेजी हमारी क्या चीज है। तो थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा क्या, पॉलिसीज। अब पॉलिसीज क्या चीज है, पॉलिसीज एक हमारी, हम ये कह सकते हैं गाइडलाइंस है ना। हम इनको एक गाइडलाइंस कह सकते हैं जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे मैनेजर्स हैं, उनको आगे मार्गदर्शन करती हैं, उनको बताती हैं कि कैसे है। अब जब हमने ऑब्जेक्टिव्स किया, ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या करते हैं, व्हाट इज टू बी अचीव्ड, कि हमें क्या लेना है, क्या प्राप्त हमने करना है ना, अचीव। लेकिन ये हमें किसने बताया, ऑब्जेक्टिव्स ने। लेकिन पॉलिसीज क्या हमें बता रही है, हाउ इज टू बी अचीव, कि ये अचीव किया कैसे जाएगा, उसका रास्ता बताती है। अब जैसे कि आपने अपना काम डिसाइड तो कर लिया, लेकिन वो पूरा कैसे होगा, वो कौन हमें बता रहा है, वो हमें बता रही है पॉलिसीज, हमें बताती है वो चीज। अब जो पॉलिसीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम माल जो है वो हम कैसे करेंगे, हम कहते हैं कि कई बार शॉप्स पे लिखा होता है ना कि सिर्फ ओनली डीलिंग्स इन कैश, ओनली कैश पेमेंट्स, ऐसा कुछ लिखा होता है। तो वहां पे क्या है, उनकी ये नीति है कि सिर्फ हम माल किस में बेचेंगे, नकद में बेचेंगे। कई जगह ऐसा होता है कि वो क्रेडिट में भी देते हैं, उधार में भी देते हैं, लेकिन वो उधार ज्यादा दिन की नहीं देते। वो कहते हैं सिर्फ 9 डेज में आपको ये पेमेंट करना होगा, अदरवाइज हम आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे। तो ये भी हमारी क्या है, एक नीति है उस काम को पूरा करने की। समझ आ गया आपको भी। ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा क्या था, एक मिशन था, एक किस्म से हम मिशन बोल सकते हैं उसको, कि व्हाट इज टू बी अचीव, हमने क्या अचीव करना है। लेकिन उसे अचीव कैसे करना है वो हमारा क्या डिसाइड करती है, पॉलिसीज। एक चीज का डिफरेंस और भी है, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो टॉप लेवल पे बनाए जाते हैं, है ना, लेकिन जो पॉलिसीज है वो आपकी ऑल लेवल्स पे बनाई जाती है। तीनों लेवल्स पे मैनेजमेंट के उनको पॉलिसीज ये बनानी पड़ती है। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने जरूरी होते हैं, लेकिन पॉलिसीज डिसाइड करना जरूरी नहीं होता। इतना कंपल्शन नहीं है, वो आपकी हेल्प के लिए है, गाइडलाइंस है एम्प्लॉइज के लिए। तो वो चाहे तो बना भी सकते हैं और ना चाहे तो नहीं भी बना सकते। तो नेक्स्ट अब हमारा जो आता है वो हमारा क्या है, प्रोसीजर्स। अब प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर हम एक किस्म से ये कह सकते हैं, ये हमारा एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है, ठीक है। अब सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज कैसे है ये,
कि कोई भी काम पूरा जब हम करते हैं तो उस काम को पूरा करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है ना, क्रियाएं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं पूरा बड़ा काम करने के लिए। तो उनका क्या सीक्वेंस रहेगा, वो चीज हमारी क्या होती है, प्रोसीजर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए कि कंपनी ने एक रूल बना रखा था कि अगर कोई उधार माल ले जाता है तो उसे इतने दिन में पैसा देना है, और अगर वो नहीं देता वो पैसा तो उसके लिए हम क्या करेंगे। कंपनी उसे सबसे पहला काम क्या करती है, कॉरेस्पॉन्डेंस करती है उसके साथ। कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या होता है कि उसे लेटर वगैरह लिखना पड़ता है, ठीक है, लेटर लिख देती है। अब उसने लेटर का जवाब दिया तो ठीक, नहीं दिया तो फिर उस पर आगे एक्शन उठाना पड़ेगा। अब आगे फिर हम उसे क्या करेंगे, हम उसे टेलीफोनिकली बात करेंगे, हम उसको टेलीफोन कर लेंगे, ठीक है। अब वो टेलीफोन पे भी हमें कुछ अच्छे से नहीं रिप्लाई कर रहा, फिर हम उसके पास क्या जाएंगे, हम उसके पास जाके पर्सनली मिलेंगे कि भाई तुम हमारे पैसे दे दो, हमने तुम्हें उधार माल दिया था, लेकिन वो फिर भी नहीं देता पैसे। अब हम उस पर क्या करेंगे, अब हम उस पर कोई ना कोई लीगल एक्शन उठा लेंगे। तो ये सारा का सारा, अब हम ये तो नहीं कर सकते ना कि पहले जाके हम पर्सनली मिले, फिर हम उसको लेटर भेजेंगे, फिर हम टेलीफोन में बात करेंगे, कोई सीक्वेंस नहीं बनता। तो बनता क्या है कि कोई एक के बाद एक आपने काम करना है। अब नीतियों में आपने क्या डिसाइड कर लिया था, उधार माल देना था, लेकिन उस उधार माल से रिकवरी कैसे करनी थी उसका, वो हमने किस में डिसाइड किया, हमने प्रोसीजर में डिसाइड किया कि पहले हम उसको लेटर लिखेंगे, वो नहीं मानता, फिर हम उसको टेलीफोन करेंगे, फिर भी वो नहीं मानता तो हम उसको क्या करेंगे, पर्सनली उससे जाके मिलेंगे। अगर वो व्यक्तिगत तौर पे मिलने पर भी नहीं मानता, फिर हम उस पर क्या करेंगे, उस पर हम लीगल एक्शन उठाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमारा क्या चीज आ जाती है, नेक्स्ट हमारा आता है मेथड्स। मेथड्स क्या चीज है, प्रोसीजर में हमने करा कि सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है ना, बहुत सारी एक्टिविटीज थी अब हमारी। अब उन हर एक एक्टिविटीज को पूरा कैसे करना है उसका तरीका हमारा किसमें बताया जाता है, मेथड्स में बताया जाता है कि एक एक काम जो हमने करना है वो किसमें हमें क्या बताना है, वो अब हमें मेथड्स बता रहे हैं। और फिर इसी में आगे नेक्स्ट आता है हमारा रूल्स। अब रूल्स क्या बताते हैं, रूल्स हमें बताते हैं व्हाट इज टू बी डन और व्हाट इज नॉट टू बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अब देखिए कि इसमें क्या चीज आ जाती है कि जो रूल्स हैं ये हमें क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट इज टू बी डन, कि हमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो हमें कौन बता रहा है, रूल्स बता रहे हैं, हमारे को नियम बता रहे हैं। अब देखिए जैसे पॉलिसीज थी, पॉलिसीज हमारा क्या कर रही थी, गाइडलाइंस थी हमारी जो हमें बताती थी कि एक मार्गदर्शन देती थी एम्प्लॉइज को, जैसे कि हमने माल नकद में बेचना है या उधार में बेचना है ना, हम ये कहते हैं कि उधार में बेचना है। लेकिन अब वहां पे क्या चीज आ जाती है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके बारे में हमें ये पता है कि ये माल देगा ही नहीं, ये पैसा देगा ही नहीं अगर हमने इसे उधार में दे दिया, तो ये मैनेजर को देखना है कि वो उस पर्सन को माल दे या ना दे, ये उसे देखना है, ये उसे डिसाइड करना है मौके पे, फिक्स नहीं है ना, उसको अपना डिसीजन वो ले सकता है। लेकिन रूल्स जो होते हैं ना वो रिजिड होते हैं। अब जैसे अक्सर क्या होता है, लिखा क्या होता है, नो स्मोकिंग। अब ये नो स्मोकिंग जो है वो वहां पे नहीं होगी, ये फिक्स है। अब ये तो नहीं है ना कि कोई स्मोकिंग कर सकता है, कोई स्मोकिंग नहीं कर सकता, नहीं है तो मतलब नहीं है। तो फिर अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है बजट। बजट क्या है, जो हमने प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है ना, उसको क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन, कि जो हमें काम करना है उसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में बताना। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिफरेंस होता है। क्वांटिटेटिव जिसको हम डिजिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना, लेकिन क्वालिटेटिव जैसे गुणात्मक, अगर एक कर्मचारी अच्छा है, उसका बिहेवियर अच्छा है, एक मैनेजर अपने वर्कर से बहुत अच्छे से डील करता है, दैट इज क्वालिटेटिव। उसको हम डिजिट्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना, हम उसको फिर एक्स्ट्रा कैरेक्टर भी नहीं दे सकते।
लेकिन इसको हम दे सकते हैं। हमने पूरी प्लानिंग करी, लेकिन अब उसको आंकड़ों में देना, हम ये कहते हैं कि इतना प्रॉफिट होना चाहिए, हम बताते हैं कि 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए, 2 लाख का चाहिए, इतनी यूनिट्स का सेल करना है, तो 10,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट सेल करना है। तो ये 10,000 जो अगर हम बोल रहे हैं या 20,000 बोल रहे हैं, तो ये हमारी क्या है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है, जो हमारा क्या कहलाता है, बजट। लास्ट टॉपिक अब हमारा आता है प्रोग्राम्स। ठीक है, अब प्रोग्राम्स हमारा क्या है कि कोई भी अगर हमें एक पर्टिकुलर जॉब पूरी करनी है, तो उस जॉब को पूरा करने के लिए जो भी हमारी सारी एक्टिविटीज होंगी, किस तरीके से क्या करना है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोग्राम। तो आपने देखा कि इस तरीके से सारा का सारा मिला के ये हमारे क्या बन जाते हैं, टाइप्स ऑफ प्लान। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।